123 वाला क्वेश्चन जो अपन ने कल देखा था, वो ये क्वेश्चन ये था कि बाघ गुफा और इंद्र सभा आवास किस संप्रदाय के भिक्षुओं से संबंधित है, ये सवाल था। बाघ गुफा और इंद्र सभा, ये बाघ गुफा और दूसरी थी इंद्र सभा। गुफा किस संप्रदाय से संबंधित थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें आंसर दो है। अब बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है। वैसे इसका आंसर इतना बौद्ध धर्म माना होगा, क्योंकि जो बाघ की गुफा है ये तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में धार जिले के पास में है ये। और जो इंद्र सभा गुफा है ये एलोरा में है, महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा, एलोरा महाराष्ट्र में पड़ती है। अब जो बाघ की गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो बाघ की गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरी जो इंद्र सभा गुफा है वो है जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो दोनों डाउटफुल है, दोनों मैंने बता दिया। और वैसे इसका आंसर बौद्ध गया है, आंसर राइट, बौद्ध माना है। लेकिन दोनों अलग अलग है, क्योंकि जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले के पास में है और वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। और जो इंद्र सभा गुफा है वो एलोरा महाराष्ट्र में है और वो जैन संप्रदाय संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, तो एक डाउट तो ये था और पेपर होने वाला था। दूसरा 124 वाला क्वेश्चन आया था कि महासांदिक बौद्ध धर्मानुयायी किन्हें कहा गया है। महासांदिक, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आए वो। महासांदिक बौद्ध धर्म, महासांदिक, महासांदिक आपको पता है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उसमें ये जो बौद्ध संप्रदाय था वो बट गया था स्तवीर और महासांदिक में। तो ये महासांदिक वे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ चेंज कर लिए थे, उन्होंने मतलब बौद्ध धर्म में कुछ अलग नियम अपना लिए थे, उन लोगों को महासांदिक कहा गया है। और जो परंपरागत बौद्ध धर्म से चले आ रहे थे वो स्तवीर कहलाए गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि महासांदिक बौद्ध धर्म अनुयायी किन्हें कहा गया है, तो इसमें आंसर गया है विनय पिटक के नियमों में संशोधन की इच्छा रखने वाले। बिल्कुल, विनय पिटक, विनय पिटक के नियमों में इच्छा रखने वाले, इच्छा रखने वाले ये महासांदिक थे, महासांदिक। ठीक है, बौद्ध महासंप्रदाय से संबंधित है ये। इसके अलावा 125वां क्वेश्चन है, यह वात्र वात्र स्तोम अनुष्ठान का उल्लेख कहाँ किया गया है। बड़ी टिपिकल क्वेश्चन है भाई। देखो पेपर सोल्व करने से ये होता है, एक तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, क्यों किताब पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे पहले से पढ़ा हुआ है। दूसरा, क्योंकि कोई भी पेपर होता है उसमें से जरूरी नहीं कि सेम यही सवाल आ जाए, सवाल यही आ जाता है रिपीट होकर के। तो पेपर को मैं बहुत मेहनत करके सॉल्व करके बता रहा हूँ और डेली मेरा इस चैनल पे ये पेपर आएगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं इसकी। तो ये क्वेश्चन है, वात्र स्तोम, वात्र स्तोम अनुष्ठान कौन करते हैं, इसके बारे में पूछा गया। वात्र अनुष्ठान, वात्र स्तोम अनुष्ठान का उल्लेख किसमें किया गया, किसमें किया गया। चार आंसर है इसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण और एक है तांडे, तांडे महाब्राह्मण। तो इसका आंसर है तांडे, तांडे महाब्राह्मण।
तांडे महाब्राह्मण, ये इसका उत्तर है भाई। ठीक है, इसमें वात्र स्तोम अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। चाहो तो आप एंशिएंट हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इसमें आपको मिल जाएगा वैदिक कालीन सभ्यता के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया मौर्य कालीन नौसेना के बारे में। तो मौर्य कालीन नौसेना विभाग के बारे में ऐसे पूछा गया, असत्य कथन पूछा है, सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा, असत्य कि कौन सा कथन असत्य है वो पूछा है, असत्य क्वेश्चन पूछा है। और तो देखो इसमें पहला सवाल है कि जातरोई जाति के लोग जहाजी घाटों का निर्माण करते थे। बिल्कुल, जातरोई जाति के जो लोग थे, जातरोई, ये लोग जहाजी घाटों का निर्माण करते थे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई बिल्कुल सत्य बात है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 30 पतवारों से चलाई जाने वाली नावों का उल्लेख मिलता है। 30 पतवारों से, 30 पतवारों से चलने वाली नावें का उल्लेख है, यह भी सही है। 30 पतवारों से चलने वाली नावें, ये भी मौर्य कालीन वो पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये भी मिलेगा। तीसरा है, जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार नहीं था। ये जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार नहीं था, तो ये गलत है भाई। जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी सारे सत्य है। एक ऑप्शन और दे रखा है, नौसेना का कर्तव्य लुटेरों और दुश्मन देशों के जहाजों को नष्ट करना था, ये भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन ढूंढना था, और असत्य कथन ये है कि जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार नहीं था, जबकि जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। तो ये मौर्यकालीन का 126वां सवाल है, ये थर्ड पेपर का हिस्ट्री का। 127वां सवाल देखते हैं फटाफट से। देखो इस 127वां सवाल, इसमें यह आया कि सिकंदर के लौटने के दौरान किन गणराज्यों ने जीत के लिए अटूट लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर जब लौट रहा था, सिकंदर के लौटने के दौरान की बात कर रहा है। किन किन जनजातियों ने, किन जनजातियों ने लड़ाई लड़ी इनसे, किन जनजातियों ने जीत के लिए अटूट लड़ाई लड़ी। तो इसमें इसमें सीधा सा आंसर है, 3 आंसर दे रहे हैं, शूद्रक, मालव और शाक्य। तो इसमें शूद्रक और मालव है, तो इसका आंसर है शूद्रक, शूद्रक और दूसरा है मालव। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, शूद्रक और मालव, ये आंसर है इसके। ये पहले भी रिपीटेड आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका और अभी भी आ गया। 128वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैसूर के चित्रदुर्ग जिले में चिन्हगिरी नदी के तट पर नहीं है। तो ये कुल मिला के पूछ रहा है कि भाई मैसूर में कौन कौन सी जगह नहीं है, वो सीधी सी बात ये है। मैसूर, और मैसूर मैसूर ये पड़ता है कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब ये पूछ रहा है कि चिन्हगिरी नदी के तट पर नहीं है, ये चिन्हगिरी नदी इसके तट पर नहीं है, नहीं है पूछ रहा है वो। तो देखो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी है, जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक में है, सिद्धपुर ये भी कर्नाटक में है, और अहरोटा ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा अहरोटा, 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 ये इसका राइट आंसर है इसका। और एक क्वेश्चन नंबर है 128 वाला क्वेश्चन नंबर है।
18 128 क्वेश्चन है ये। तो अहरोटा है जो मैसूर के कर्नाटक के चिन्हगिरी नदी के तट पर नहीं है, वो स्थान है अहरोटा। ठीक है, ये 128वां 129वां सवाल देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित राजकीय अधिकारी जिन्हें कारवों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता था, उनको क्या कहा जाता था? मतलब बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित वे राजकीय अधिकारी जिन्हें कारवा कारवा जो होते हैं घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, उन कारवाओं के जीवन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था राजभाट। उसका आंसर आ जाएगा राजभाट। ठीक है, ये कारवा की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो रही थी राजभाट की। राजभट्ट ये होते थे, राजभट्ट। राजभट्ट नामक अधिकारी होता था जो जिसकी जिम्मेदारी होती थी वो कारवाओं के जीवन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। ऐसा जो है बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये हो गया 129वां सवाल। 130वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारीगर को जमा कराने से छूट नहीं दी गई थी? लेकिन ये हाँ मौर्य काल की पूछ रहा है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस कारीगर को कर जमा कराने से छूट नहीं दी गई थी? मौर्य काल के बारे में पूछ रहा है ये। मौर्य काल, ये जो है मौर्य काल में किस कारीगर को कर जमा की छूट नहीं थी? वो कौन थे जिसको छूट नहीं थी? वो थे बुनकर। तो इसका आंसर आ जाएगा बुनकर। बुनकर जो वस्त्र वगैरह बनाते हैं, बुनकर। तो बुनकरों को छूट नहीं थी, टैक्स जमा कराना पड़ता था टाइम टू टाइम, और उनको किसी प्रकार की मौर्य काल में बुनकरों को छूट प्रदान नहीं थी। और ये आरबीएससी 2025 का 130वां सवाल है, 130वां सवाल है, 130वां। सीरीज आप देख लेना, कौन सी सीरीज से कर रहा हूँ, सीरीज मिला लेना। 131वां सवाल देखो। मौर्यकालीन राजप्रसाद की सुंदरता की तुलना मेगास्थनीज ने निम्नांकित में से कहां के महलों से की है? मेगास्थनीज भाई, मेगास्थनीज जो था मेगास्थनीज ये सीरिया का था। सीरिया का सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लग गया। ठीक है, यहां रहने लग गया। अब वो ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की तुलना उसने उसकी जो किताब का नाम है इंडिका, इस मेगास्थनीज की जो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। हालांकि इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अंश बाद की किताबों के अवशेषों में मिलते हैं, और इंडिका से हमें जानकारी मिलती है कि इसने चंद्रगुप्त के महलों की जो तुलना की थी वो सूसा और एक बटना, सूसा और एक बटना के महलों से की थी। सूसा और एक बटना के महलों से तुलना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की तुलना की थी इन्होंने, मेगास्थनीज ने। ठीक है, ये हुआ 131वां सवाल। ये हुआ 131वां सवाल। भाई जहां सवाल में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स करके। 132वां सवाल है, ये भी बड़ा टिपिकल सवाल है। वह 132वां सवाल है, यह है कि स्तूप के शीर्ष पर रखी गई 3 छोटी छतरी नुमा डिस्क किसका प्रतिनिधित्व करती है? स्तूप जो होता है बुद्ध स्तूप,
बौद्ध धर्म में जो स्तूप होता है, तो स्तूप के जो शीर्ष पर, स्तूप के शीर्ष पर 3 छोटी छतरी नुमा जो तस्तरियां रखी जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये पूछ रहा है वो। तो वैसे तो ये त्रिरत्न का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे इसका जो अगर एक्चुअल आंसर तो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ इसका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस पेपर सेटर ने जिसका आंसर माना है वो सच्चाई माना है। इसका जो आंसर है सच्चाई, ये सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है और सच्चाई ही इसने आंसर माना है। ठीक है, कई लोगों ने रिट भी लगाई है, हो सकता है इससे क्या हो क्या नहीं हो। ठीक है, तो मैंने दोनों ही बता दी है, ये त्रिरत्न को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पेपर सेटर ने जो सच्चाई माना, क्योंकि ऑप्शन दिया है आदर, उपासना, उदारता, सच्चाई, तो उसने उत्तर माना है सच्चाई का, सच्चाई वाला उत्तर माना है। 133वां सवाल देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित अधिकारी पुलिसानी निम्नलिखित में से किसकी भूमिका से संबंधित था? ये क्वेश्चन था। अशोक सम्राट जो अशोक था, सम्राट अशोक, सम्राट जो अशोक था, इसके दरबार में पुलिसानी नामक जो अधिकारी होता था, पुलिसानी अधिकारी, ये किससे संबंधित था? पुलिसानी अधिकारी किससे संबंधित था? तो इसकी भूमिका क्या थी? तो इसका सही आंसर है जनता की राय से राजा को अवगत कराना। इसका सही आंसर है जनता की राय से राजा को अवगत कराना, अवगत कराना, ये इसका काम होता था पुलिसानी का। ठीक है, पुलिसानी का काम होता था कि राजा को जनता की राय बताई जाती थी कि वो इस प्रकार का निर्माण कार्य करे या जनता को इस प्रकार के काम की आवश्यकता है। इस तरीके से ये हो गया 133वां सवाल, 133वां सवाल हो गया। ठीक है, बचे कुछ 10 क्वेश्चन है वो कल हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।